Good afternoon, students. Today is our topic on shock. Firstly, we discussion about introduction of the shock. तो अगर हम बात करें शॉक की, शॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो है टिश्यू का परफ्यूजन है वो नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, न्यूट्रिशन की सप्लाई वहाँ पे नहीं होगी, जिसके कारण क्या होगा, जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका प्रॉपर वहाँ पे सेलुलर फंक्शन नहीं होगा। अब आगे हम बात करें कि एडुकेट सप्लाई के लिए हमारे क्या क्या हमारे पास जो है जो रिक्वायरमेंट है वो है, एक तो हमारा एडुकेट कार्डियक आउटपुट, दूसरा क्या है इफेक्टिव सर्कुलेशन, थर्ड क्या हमारा जो हम बात करें तो सफिशेंट ब्लड वॉल्यूम। अगर इन तीनों में से कुछ भी इम्पेयर्ड हो जाता है तो उसके कारण क्या होगा, हमारा वहाँ पे टिश्यू परफ्यूजन हमारा वहाँ पे नहीं होगा। बात करें हम डेफिनेशन ऑफ शॉक की, शॉक इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लेक्स लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन और सिंड्रोम करेक्टेड बाय इनएडुकेट ब्लड फ्लो टू द टिश्यू एंड सेल्स ऑफ द बॉडी। ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होगा, हमारा ब्लड सप्लाई वहाँ पे प्रॉपर वहाँ नहीं हो, जिसके कारण वहाँ क्या टिश्यू और सेल्स हमारे क्या होंगे, वो हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग वहाँ पे उनकी वजह से नहीं होगी। बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, पैथोफिजियोलॉजी में दिखाना क्या है, इनएडुकेट परफ्यूजन होगा वहाँ पे सेल के अंदर, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म होगा। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म तब बोलते हैं जो हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटाबॉलिज्म नहीं होता, उसको हम बोलते हैं एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट हम बात करें बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड, क्योंकि एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं थी तो वहाँ पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड का वहाँ पे फॉर्मेशन होगा, जिसके कारण वहाँ पे क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन वहाँ पे होगी। तो उस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या करेगी, अपना रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज कर लेगी, जिसके कारण क्या होगा, अपने वो पीएच लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। आगे हम बात करें स्टेज की, हम इसकी बेसिकली 4 स्टेज होती हैं। फर्स्ट इज़ अ इनिशियल स्टेज, सेकंड इज़ अ कंपनसेटरी स्टेज, थर्ड इज़ अ प्रोग्रेसिव स्टेज एंड फोर्थ इज़ अ इरिवर्सिबल स्टेज। फर्स्ट हम बात करें इनिशियल स्टेज की, इसमें क्या होता है, हमारा जो कार्डियक आउटपुट है वो इनसफिशिएंट होता है, पर इसमें क्या होता है, हमारा बॉडी को कोई भी इसमें सिम्टम नहीं दिखते। नेक्स्ट हम बात करें कंपनसेटरी स्टेज की, ये स्टेज एक ऐसी स्टेज होती है, इसमें क्या होता है, हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म हमारा एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण कंपनसेटरी वो क्या करेगा, अपने ब्लड को प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या करेगा, अपनी वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर लेगा। तो और साथ में वो क्या करेगा, जो अपना ब्लड फ्लो है रिड्यूस कर देगा, जैसे हमारी स्किन को और किडनी को, ताकि जो अपना एडिक्वेट ब्लड फ्लो है वो अपने हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और मायोकार्डियम को वो अपना मेंटेन करें। थर्ड कंडीशन आती है हमारी प्रोग्रेसिव स्टेज। The unfavorable changes become more and more appropriate. Falling BP increase, vasoconstrictor, heart rate increase, and oliguria. If compensatory mechanisms are unable to capable the reduced output, shock become progressively and more severe and pass on to irreversible stage. बात करें कि हम प्रोग्रेसिव स्टेज में क्या होता है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, हमारा वैसोकंस्ट्रिक्टर होती है, इंक्रीज होता है हमारा उसमें हार्ट रेट को, और ओलिगोयूरिया की उसमें कंडीशन हमें देखने को मिलती है। जब ये सब चीज़ों को ट्रीट नहीं करते तो हम आगे हमारा पहुंच जाता है हमारा पेशेंट इरिवर्सिबल स्टेज में। इस स्टेज में क्या होता है, हमारा हम इसमें पेशेंट को सिर्फ तभी बचा सकते हैं हम अपने पेशेंट को, जैसे उसका कोई भी अंडरलाइंग जो कोज है उसको हम ठीक कर दें। जैसे हमारा पेशेंट का, अगर हम इसके आगे टाइप में पढ़ेंगे, अगर हमारा पेशेंट हाइपोवोलेमिया में है तो हम पहले उसको हम फ्लूइड दें, फिर दूसरा हमारा कार्डियो देंगे तो उसमें कार्डियक आउटपुट बढ़ाएं, थर्ड में न्यूरोजस होगा तो हम न्यूरोजस को ट्रीट करें, फोर्थ अगर हमारा कोई पेशेंट सेप्टिक होगा तो उसको पहले ट्रीट करें, कोई एनाफिलैक्टिक रिएक्शन है तो पहले उसको हम एनाफिलैक्टिक रिएक्शन से उसको हम प्रिवेंट करें। तो अगर इन सब चीज़ों को हम ट्रीट नहीं करते तो हमारा पेशेंट चला जाता है, हमारे डेथ जैसी सिचुएशन में हमारा पेशेंट चला जाता है। तो आगे हमारी टाइप ऑफ शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफिलैक्टिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक हम उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है, हमारा फ्लूइड का, या हाइपो मैंने कम, वॉल्यूम मतलब कि इसमें क्या होता है, हमारा वॉल्यूम कम हो जाता है। वो किस का वॉल्यूम कम होता है, तो हमारा ब्लड का वॉल्यूम हो या फिर हमारे प्लाज्मा का वॉल्यूम हो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, तो उसको कंडीशन में बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। बात करें हम इसके कोज की, सीवियर ब्लीडिंग इसका सबसे मेन कोज है, जैसे कोई पीपीएच, पोस्टपार्टम हेमरेज, एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यूट्रस रप्चर और पॉलीट्रोमा और हीमोथ्रैक्स और न्यूमोथ्रैक्स, जीआई ब्लीडिंग और हिमेचुरिया और हीमोपेटाइसिस जैसी कंडीशन में क्या होता है, हमारा हाइपोवोलेमिया की कंडीशन होने के चांसेस में होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सीवियर परिस्टेंट वोमिटिंग, इसमें क्या होता है कि कोई भी वोमिटिंग हो उसमें हमारे पेशेंट को बार बार हो, जैसे कि सीवियर डिसऑर्डर कोई हो, जैसे कि मेजर प्रेगनेंसी और प्रोलॉन्ग वोमिटिंग। नेक्स्ट बात करें हम सीवियर डायरिया, एग्जाम्पल कोलोरा जैसी कंडीशन में क्या होता है, सीवियर डायरिया, तो इसमें क्या होता है, हमारा पूरा फ्लूइड का हमारा उसमें लॉस हो जाता है, जैसे क्या हाइपोवोलेमिया की कंडीशन वहाँ पे देखने को मिलती है। सीवियर एडिमा और एसाइटस, पेरिनेटाइटिस,
पैनिक्रेटाइटिस, ये सब कंडीशन होती हैं। नेक्स्ट हमको डायलिसिस। डायलिसिस में क्या करें, पेशेंट को क्या कंटिन्यू हमने क्या किया, डायलिटिक्स दिया, जिससे क्या उसका वॉल्यूम वहाँ पे कम हो गया, तो पेशेंट हमारा चल जाएगा यहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक में। नेक्स्ट हम बात करें एमनियोटिक फ्लूइड, हमने क्या करा वहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड को रिमूव कर लिया। कोई ऐसी कंडीशंस आती हैं हमारी गायनी में कि हमें उसका एमनियोटिक फ्लूइड को हमें निकालना पड़ता है, पर जब वो एक्सेस अमाउंट में वहाँ पे निकाल लिया जाता है तो वहाँ पे जो कंडीशन पैदा होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिक कंडीशन। नेक्स्ट हम बात करें सीवियर बर्न। कोई हमारा पेशेंट कोई सीवियर बर्न हो गया, मतलब कि कोई सीवियर बर्न मतलब कि कोई जब हमारा पेशेंट 30 डिग्री से ऊपर हमारा क्या पेशेंट बर्न हो जाता है, तो उसमें 30% से ज़्यादा हमारा पेशेंट को बर्न हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा पेशेंट क्या होता है सीवियर बर्न में अपना फ्लूइड का क्या करता है वो लॉस कर देता है, तो उसमें क्या होता है इंटरसेलुलर फ्लूइड हमारा जो कम होता है और हमारा पेशेंट चल जाता है हमारा हाइपोवोलेमिया की कंडीशन में। नेक्स्ट हम बात करें इनएडिक्वेट फ्लूइड। अगर हमारा पेशेंट क्या है इनएडिक्वेट फ्लूइड ले रहा है कि अपनी प्रॉपर उसमें रूटीन लाइफ में अपना पूरा फ्लूइड को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो वो भी कंडीशन हो जाती है उसकी हाइपोवोलेमिया की कंडीशन। इसके अगर हम क्लिनिकल मैन्युफैक्चर की हम बात करें क्या क्या होता है इसमें, बेसिकली हम देखने को मिलता है इसमें हाइपरटेंशन, जिसको हम बोलते हैं बीपी डिक्रीज, या फिर हम बोलते हैं स्किन कोल्ड एंड काम, पैलर, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, वीकनेस, ओलिगोयूरिया, 20 ml पर हावर से इसका यूरिन कम आता है, प्रोग्रेसिवली स्टेबल होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, PCO2 एंड SCO3 विल बी डिक्रीज, नोजिया एंड वोमिटिंग, थ्रस्ट, इरिटेबिलिटी, थ्रस्ट में बार बार इसका गला सूखेगा, इरिटेबिलिटी होगा, साइनोसिस होगा, और इंक्रीज सीरम इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड ग्लूकोज, सीरम क्रिएटिनिन एंड सोडियम पोटेशियम। नेक्स्ट हम बात करें कार्डियोजेनिक शोक। कार्डियोजेनिक शोक में हम देखते हैं क्या होता है कि किसी न किसी कारण से क्या होता है हमारा जो हार्ट है उसके पंप करने की जो उसकी एबिलिटी है, ब्लड पंप करने की एबिलिटी है वो उसकी कम हो जाए। जैसे कि इसमें दिस इज अ कंडीशन दैट रिजल्ट फ्रॉम द इनएडिक्वेट परफ्यूजन ऑफ द बॉडी टिश्यू विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज द इनसफिशिएंट टू सस्टेन लाइफ, कार्डियोजेनिक कार्डियक आउटपुट इज डिक्रीज। बात करें हम जैसे कि कोज इसके हम क्या कहते हैं, जैसे कोई मायोकार्डियल इन्फाक्शन हो गया जिसके कारण क्या हुआ कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन के कारण वहाँ पर क्या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करें कंजस्टिव कार्डिक फेलियर और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये सब कंडीशन में क्या होता है इसका कार्डियोजेनिक शॉक में हमारा पेशेंट चला जाता है। कार्डिक टेम्पोनेंट हार्ट में क्या होता है, जो हमारा कार्डिक सैक होता है उसके अंदर क्या होता है कोई फ्लूइड भर जाता है, जिसके कारण क्या होता है हमारे जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी वहाँ पे नहीं होती, तो उस कारण क्या होता है तो वहाँ पे हमारा कार्डियक आउटपुट वहाँ से भी फिर रिड्यूस होता है, जिसके कारण क्या होता है कार्डियोजेनिक शॉक की हमारे वहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती है। बात करें हम क्लिनिकल फीचर्स की, सेम एज हाइपोवोलेमिक शॉक की तरह में जो दिखते हैं, डिसरिथमिया, चेस्ट पेन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम एंड डेथ आर इट्स कॉम्प्लिकेशन, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन इंक्लूडिंग वेंट्रिकुलर सेप्टल रप्चर। आगे हम बात करें न्यूरोजेनिक शॉक की, इंट्रोडक्शन इनएबिलिटी टू नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल। इसमें क्या होता है जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो जो कंट्रोल नहीं कर पाता हमारी डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल के ऊपर। अगर बात करें न्यूरोजेनिक शॉक रिजल्टिंग फ्रॉम द जर्नलाइज वैसोडाइलेशन एंड लॉस ऑफ द वैसोमोटर टोन ड्यू टू मैसिव इंक्रीज ऑफ वास्कुलर कैपेसिटी, पूलिंग ऑफ ब्लड इन द पेरिफेरी, जिससे क्या होता है डिक्रीज होता है हमारा वेनस रिटर्न इन द हार्ट। अगर हम बात करें क्या होता है न्यूरोजेनिक शॉक में बेसिकली क्या होता है हमारी जो वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं और उसकी क्या कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को उस नर्वस सिस्टम के में इफेक्ट आने के कारण उसको मेंटेन नहीं कर पाता। बात करें हम डेफिनेशन की, न्यूरोजेनिक शॉक इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कोज बाय द इरेगुलर ब्लड सर्कुलेशन टू द बॉडी, ट्रॉमा और इंजरी टू द स्पाइन कैन कोज दिस डिसरप्शन, इट कैन आल्सो डैमेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सच एज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। आगे हम बात करें कोज की, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, फॉल्स, एक्ट ऑफ वायलेंस, स्पोर्ट्स एंड इंजरीज, अल्कोहल, डिजीज़। बात करें हम इसके क्लिनिकल फीचर की, नर्वसनेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विल बी डिक्रीज, कन्फ्यूजन, स्किन वार्म बट ड्राई, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोटेंशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेस। बात करें हम एनाफिलेटिक शॉक की, एनाफिलेटिक में क्या होता है लाइफ एनाफिलेटिक कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है कॉन्टैक्ट विद द एनी एलर्जन, जैसे हमारी बॉडी किसी एलर्जन के कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो उसके कारण क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन होता है, सीवियर रिएक्शन को हम बोलते हैं एनाफिलेटिक रिएक्शन। इसमें ड्रग्स भी होते हैं, जैसे कि हम कोच की बात करें जैसे ड्रग्स में होता है पेंसिलिन, रेडियो कॉन्ट्रास्ट, लिग्नोकेन एंड एनेस्थेटिक ड्रग्स, आयरन इंजेक्टेबल एटसेट्रा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द मेजर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन इन द एनाफिलेटिक शॉक एंड द sting and snake bite and new clothes, dusting smoke, suddenly climate change, etc. are the cause of the anaphylactic shock.
आगे हम बात करें क्लिनिकल फीचर की, कफ, वीजिंग, लैरेंजियल एडिमा, ब्रोंकोस्पाज्म, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन, पाल्पिटेशन मतलब घबराहट, सिनकोप, यूरेटिकेरिया, एंजियोडीमा, प्रूराइटिस, दे आर द ऑल द स्किन डिसऑर्डर, थ्री आर द स्किन डिसऑर्डर, नोसिया, वोमिटिंग, सीजर्स, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स और हमारा अल्टीमेटली पेशेंट चलता हमारा कोमा में। नेक्स्ट हम बात करें सेप्टिक शॉक की इंट्रोडक्शन। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द शॉक एंड कोज बाय द वोल स्प्रेड इन्फेक्शन ड्यू टू द ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड द वायरस। बेसिकली हम बात करें क्या है, सेप्टिक शॉक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि हमारा जो पेशेंट है सीवियर इन्फेक्शन के कारण उसको शॉक में वाला पेशेंट चला जाता है, जिसमें हमारे जो ग्राम पॉजिटिव भी, ग्राम नेगेटिव भी और हमारे बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं और साथ में क्या सभी प्रकार के हमारे वायरस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। बात करें हम इसके कोज की, यूटीआई, एबॉर्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन सब से क्या होगा, इन्फेक्शन कोज होगा। ठीक है। बात करें हम सीवियर बर्न्स की ड्यू टू क्रोनिक डिजीज़, डायबिटिक और एड्स जैसी बीमारियां, है ना। इन और आगे बात करें इम्प्रॉपर वुंड केयर एंड द मैनेजमेंट। हम क्या करा, हमने क्या करा, कोई भी ऐसा वुंड हो गया पेशेंट को, हमने क्या उसको हमने अच्छे से उसकी मैनेजमेंट नहीं कर पाए, जिससे क्या होगा हमारा पेशेंट का चला जाएगा हमारा उसके उससे सेप्टिसीमिया में। इनवेलिंग लाइन्स एंड द कैथेटर्स। बात करें जैसे कैथेटर्स वगैरह से क्या होता है, यूटीआई जैसी कंडीशन में कोई भी ऐसा कैथेटर, कोई भी हमारे से एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ ना करके कोई कैथेटर हम इंसर्ट कर देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा पेशेंट चला जाता है हमारा सेप्टिक शॉक में। बात करें हम क्लिनिकल फीचर की, हाइपरथर्मिया होगा, सीवियर हेडेक होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट होगा, हाइपोटेंशन होगा, स्किन कोल्ड एंड पेल, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होगा, एनीयूरिया होगा। बात करें हम प्रिवेंशन एंड शॉक की, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ द शॉक इज एन एसेंशियल फोकस ऑन द नर्सिंग इंटरवेंशन। हाइपोवोलेमिक शॉक कैन बी प्रिवेंटेड इन द सेम इंटेंस इंस्टेंशन by closely monitor patient who is at the risk of fluid deficient and assist with the fluid replacement before intravascular volume is depleted. Next हम बात करें जर्नल नर्सिंग मेजर इंक्लूड्स सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रिस्क्राइब फ्लूइड्स एंड मेडिकेशन एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, मॉनिटरिंग साइन ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड साइड इफेक्ट एंड अर्ली रिपोर्टिंग। थर्ड हम बात करेंगे सेफ ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन। हमने बात की थी क्या, सेप्टिक शॉक जो है एनाफिलैक्टिक शॉक का जो मेन कोज होता है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, तो इसमें हमेशा याद रखना कि हमें ब्लड को हमेशा सेफली एडमिशन करना है। उसके पहले हमें क्या करना है, उसको क्रॉस मैचिंग करना है, ग्रुप का क्रॉस मैचिंग होनी चाहिए। पेशेंट रिसीव ब्लड ट्रांसफ्यूज मस्ट बी क्लोजली मॉनिटर फॉर एडवर्स इफेक्ट, प्रॉपर केयर ऑफ वुंड एंड यूजिंग एसेप्टिक टेक्निक एंड एनी इन्वेजिव प्रोसेस। जब भी हम कोई ऐसा इन्वेजिव प्रोसेस करेंगे हमें वहाँ पे प्रॉपर एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करनी है, अदरवाइज हमारा पेशेंट चल जाएगा सेप्टिक शॉक में। थर्ड इज द नेक्स्ट इज द प्रॉपर पेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज द स्किन टेस्ट शुड बी डन बिफोर गिवन द एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट फ्रॉम द एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। जब भी हम कोई भी एंटीबायोटिक हम किसी पेशेंट को देते हैं, हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका हमने देखा होगा अपने हॉस्पिटल्स में हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या हम एक टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट, ठीक है। तो उसमें क्या करें, हम उसको टेस्ट करके तो ही हम किसी एंटीबायोटिक को हम पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियक डिजीज़। नेक्स्ट बात करें हम नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट ऑन शॉक। चेक फॉर द रिस्पॉन्स, गिव रेस्क्यू ब्रीथ और द CPR एज नीडेड। लाई द पर्सन फ्लैट फेस अप बट डू नॉट मूव हिम और हर इफ़ यू सस्पेक्ट हेड और नेक इंजरी, ठीक है। रेज द पर्सन फीट अबाउट 12 इंच, यूज ए बॉक्स एटसेट्रा। इफ रेजिंग द लेग्स विल कोज पेन और फर्दर इंजरी, कीप हिम ऑफ हर हिज फ्लैट, कीप द पर्सन लाइंग फ्लैट। मतलब इसमें कहने का मतलब क्या है कि जब भी हमारा कोई पेशेंट आता है, हमें इमीडिएटली उसको क्या करना है, हमें उसके फुट एलिवेट कर देना है, ताकि क्या होगा जो हमारा विनस रिटर्न हमारा बढ़ेगा और क्या होगा हमारा जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक क्या होगा, एक तो हमारा वहाँ पे इमीडिएटली वहाँ पे ब्लड का फ्लो पहुँच जाएगा, जिसके कारण क्या होगा हमारे थोड़ा सा हमें टाइम मिल जाता है उस चीज़ के लिए कि हमारा ब्लड को प्रॉपर जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या हमारा पूरा प्रॉपर ब्लड वहाँ पे हमारा सप्लाई हो जाता है। नहीं फिर हम क्या करते हैं, इमीडिएटली फिर हम क्या करते हैं, CPR हम स्टार्ट कर देते हैं। चेक फॉर साइन ऑफ सर्कुलेशन इफ एब्सेंट, वही हमारा जो अपना CPR में हम क्या करते हैं, अपना हम फर्स्ट लेवल क्या करते हैं, हम उसका सर्कुलेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग उसमें हम चेक करेंगे। फटाफट हम उसको सब एब्सेंट मिलती हैं तो इमीडिएटली हम क्या करेंगे, अपना CPR को हम स्टार्ट कर देंगे। टर्न द पर्सन ऑन हर साइड टू प्रिवेंट
चोकिंग इफ द पर्सन वोमिटिंग और ब्लीड्स फ्रॉम द माउथ, हमें क्या करना है, उसको एस्पिरेट होने से बचाने के लिए क्या करें, हम इमीडिएटली उसको हम क्या करें, टर्न कर देंगे, क्योंकि जो पेशेंट के क्या है, हो सकता है वहाँ पे वो हमारा पेशेंट एस्पिरेट कर जाए। कीप द पर्सन वार्म एंड कंफर्टेबल, है ना, पेशेंट को हमने क्या करना है, कंफर्टेबल रखना है। एनपीओ इवन इफ द पेस्ट पर्सन कॉम्प्लिकेटेड ऑफ द थ्रस्ट गिव नथिंग बाय माउथ, अगर ऐसे कंडीशन में हमारा पेशेंट क्या लगता है कि हमें कि एस्पिरेट कर सकता है, तो ऐसे पेशेंट को हमें क्या करना है, एनपीओ पे रखना है। इफ़ द पर्सन वांट्स टू if the person wants to मोस्ट लिप्स में, अगर ऐसा कोई पेशेंट है जो क्या उसको दिक्कत हो रही है, तो बार बार उसको क्या करेंगे, हम उसको हम बार बार होठों को हम गिला कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बाय द फेस मास्क, हमने क्या करना है, ऐसे पेशेंट को क्या करना है, ऑक्सीजन देनी है बाय द फेस मास्क। वैसो एक्टिव मेडिकेशन टू बी इम्प्रूव कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एग्जाम्पल डोपामिन, डोबुटामिन एंड नोरेड्रेनालिन, ऐसे मेडिसिन हम इनको प्रिस्क्राइब करेंगे, जैसे क्या होगा, उसका कार्डियक आउटपुट क्या होगा, वहाँ पे इंक्रीज होगा, और उसके फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन जिससे कि बढ़ेगी, और हमारा क्या होगा, हमारा प्रॉपर वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन हमारा हो जाएगा। तो आगे हमने आज क्या क्या पढ़ा, एक बार हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनेशन ऑफ शॉक, फिर इसके पैथ